स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में चैप्टर नंबर 5 पे जो विद्युत धारा है उसमें हम आज अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पदार्थों में विद्युत का चालन होता है। पदार्थ समझते हो, पदार्थ मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब द्रव्य, ठीक है, द्रव्य नहीं द्रव्य मतलब ठोस, द्रव्य और गैस, इनमें किस प्रकार से या किस वजह से विद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत धारा किसकी वजह से होती है। कोई भी धारा का प्रभावित करता है जब वहां पर आवेशों का क्या होता है, प्रभाव होता है। मतलब आवेश गति करेगा तभी वहां पर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रभाव होगा। तो आवेश है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास में, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। तो फिर यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश है तो किन के कारण है वो विद्युत धारा का चालन होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारी जो आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी पदार्थों में धारा का चालन। तो पदार्थों में धारा का चालन, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ठोस में विद्युत धारा का चालन। तो ठोस में जो विद्युत धारा का चालन है वो किस वजह से होता है। कोई भी पास में एक ठोस वस्तु है तो उस ठोस वस्तु में विद्युत धारा का चालन कब होगा, जब इसके अंदर क्या रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ठोस में विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है, विद्युत धारा का चालन। तो विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसी के कारण विद्युत धारा का क्या होगा, चालन होगा। ये तो बात बताना कि भाई सुचालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो गति कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सुचालक कहलाएंगे। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, कुचालक। जो ए धातुएं होती है वो क्या होती है, कुचालक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि जो आपकी धातुएं होती है उनके अंदर क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सोडियम, तो सोडियम है, सोडियम के कितने पास में, सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है ना, तो वो मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं सोडियम क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। उसकी जगह आप Cl को देखो तो Cl क्या एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, नहीं करता ना। Cl को क्या है, क्लोरीन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भाई। उसको कहां पर जाना है, उसको 18 पे जाना है, ऑर्गेनिक गैस का विन्यास प्राप्त करना है। तो ऑर्गेनिक गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जाएगा इसका मतलब वहां पर विद्युत धारा का चालन है वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है वो सुचालक होता है विद्युत धारा का, और जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो क्या होता है, कुचालक होता है विद्युत धारा का। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ठोसों में किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होता है। ठोसों में विद्युत धारा का चालन है वो किस कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ठोस में यहाँ पर एक बात और कि ठोस के प्रति एकांक आयतन में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वे उतना अधिक सुचालक होगा। अब ये बात क्या पता चल रहा है कि मान लो आपके पास में कोई ठोस है, ठीक है, इस ठोस के प्रति एकांक इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। अगर इसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल A है तो आयतन किसके बराबर होगा, A इंटू L इसके बराबर है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, आयतन आता है। तो इसकी लंबाई L थी और ऊंचाई मतलब क्षेत्रफल था A था। ठीक है, A इंटू L इसका क्या आ गया, आयतन। तो प्रति एकांक आयतन में ये पूरा आयतन था, प्रति एकांक आयतन मान लो ये एक प्रति एकांक आयतन हो गया। इसी के बार बार दोहराने से वो क्या बन रहा है, आपका पूरा एक आयतन बन रहा है ना। तो प्रति एकांक आयतन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब उतना ज्यादा विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रति एकांक आयतन में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज्यादा वहां पर क्या होगी, विद्युत धारा का चालन होगा। क्योंकि जितने आवेश प्रवाह करेंगे, आवेश गति करेंगे, उतनी ज्यादा वहां पर क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। कैसे, I बराबर क्या होता है हमारा Q अपॉन T, जितना आवेश उतना ही धारा अधिक हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, ऐसे नहीं, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि T है कि T जितना कम धारा उतनी अधिक, ऐसा नहीं है। T यहाँ पर क्या, प्रति एकांक समय है यहाँ पर। ठीक है, तो एकांक समय यहाँ पर कोई ये T मान नहीं है यहाँ पर, प्रति एकांक समय। जैसे यहाँ पर प्रति एकांक आयतन ना, वैसे यहाँ पर प्रति एकांक समय है, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठोसों में प्रति एकांक जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, उतने अधिक विद्युत का सुचालक होगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा ठोस के, ठोसों में विद्युत धारा का चालन कैसे होता है। अब बात करते हैं हम द्रव्य की। तो द्रव्य में जो विद्युत धारा का चालन है, द्रव्य में विद्युत धारा का चालन है, तो द्रव्य में जो विद्युत धारा का चालन है वो होता है धनावेश और ऋणावेश के कारण।
धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के कारण, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के कारण ये वो क्या होता है, द्रव्य में विद्युत धारा का चालन होता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो ये कोई इस प्रकार से कोई एक बर्तन था, उसके अंदर हमने जैसे मान लो क्या डाला, NaCl डाला, ठीक है, और इसके अंदर मान लो शुद्ध जल भरा हुआ था। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्यों होता है उसका कारण अभी बताएंगे। और जो लवणीय जल होता है, लवणीय जल वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शुद्ध जल तो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और लवणीय जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। एक बात ध्यान रखना, शुद्ध जल हो चाहे लवणीय जल हो, है क्या, द्रव्य। और द्रव्य में विद्युत धारा का चालन किस कारण होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के कारण होगा। अब मान लो शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल में तो क्या रहेगा, ये शुद्ध जल है, इस शुद्ध जल के अंदर तो क्या रहेगा, पूरा का पूरा H2O रहेगा। भाई क्या रहेगा, H2O रहेगा ना यहाँ पर। तो H2O रहेगा तो H2O तो आयनों के रूप में टूटेगा नहीं, यहाँ पर H2O ही रहेगा। आयनों के रूप में टूट गया तो फिर वो जल कैसे कहलाएगा, तो इसका मतलब H2O ही रहेगा। यहाँ पर कोई मुक्त आयन है क्या, यहाँ पर कोई नहीं है मुक्त आयन, इसका मतलब मुक्त आयन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। इसलिए शुद्ध जल है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि शुद्ध जल में कोई भी है वो आयन नहीं होते हैं, और आयन नहीं होंगे तो इसका मतलब वहां पर क्या नहीं होंगे, जो विद्युत धारा का वो चालन नहीं होगा, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक आयनों के कारण, ऐसे लिख दो, ठीक है, आयनों के कारण यहाँ पर। और जैसे ही कोई लवणीय जल मतलब अगर हमने शुद्ध जल के अंदर क्या डाल दिया, कोई भी एक लवण डाल दिया, जैसे NaCl क्या एक लवणीय, तो इसको हमने इसको डालते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Na+ में टूट जाएगा और Cl किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आयन आ गए ना, और धनात्मक और ऋणात्मक आयन आ गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, विद्युत धारा का चालन होगा। ये लवणीय जल है, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का चालन होगा। और ये शुद्ध जल है, इसलिए यहाँ पर इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, और इसमें क्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका कारण बता दिया, क्योंकि लवणीय जल में क्या पाए जाएंगे, आपके आयन पाए जाएंगे, और जल है वो द्रव्य है, द्रव्य में विद्युत धारा का चालन किस कारण होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के कारण ही होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कि द्रव्य में किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होता है, और शुद्ध जल और लवणीय जल में कौन है विद्युत धारा का चालन करता है, कौन है नहीं करता है। अब हमारा जो अंतिम बचता है वो कौन सा है, अब है हमारा गैस। तो गैस में वो किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं गैस। तो गैस में जो विद्युत धारा का चालन है, गैस में विद्युत धारा का चालन वो होता है आपका धनावेश वे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, कि धनावेश के कारण होगा या फिर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा, विद्युत धारा का चालन होगा। गैस में कैसे होगा, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, प्रेरण के कारण, ठीक है। तो प्रेरण में क्या होता था, इस प्रकार से कोई एक गोला रखा होता था, उसके पास में यहाँ पर कोई दूसरा अनावश्यक गोला रख देते थे, इसके पास अनावश्यक गोले के पास में एक छड़ लेकर आते थे, तो यहाँ पर हम क्या देते थे, इस पर क्या आ जाता था, एक आवेश आ जाता था, मतलब यहाँ पर विद्युत धारा का चालन तो हो रहा है ना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इनके मध्य कोई संपर्क नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर क्या थी, गैस थी आपकी, क्या थी यहाँ पर, गैस थी। तो यहाँ पर गैस ने क्या किया, यहाँ पर उसके पास में प्लस आवेश था, इसलिए उसने प्लस आवेश को क्या कर दिया, यहाँ पर इसको यहाँ पर मतलब देने की वजह से यहाँ पर इस पर ऋण आवेश आ गया, और इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत धारा का चालन हो गया गैसों में भी। तो गैसों में विद्युत धारा का चालन किस कारण होता है, धनावेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वापस से वही बात मतलब आ रही है कि एक तो जिस पर ऋणावेश होगा और एक जिस पर क्या होगा, धनावेश होगा, वही क्या कर पाएंगे, वहां पर विद्युत धारा का चालन कर पाएंगे, ठीक है। अब वो अलग अलग है कि भाई ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ठोस में क्या मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी वहां पर विद्युत धारा का चालन होता है, धनावेश के कारण नहीं होता है। द्रव्य में क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन आएंगे। अब धनात्मक आयन है तो उसमें क्या होगा, धनात्मक आयन है तो वहां पर भाई धनावेश ही तो होगा ना वहां पर, ठीक है। ऋणात्मक आयन है तो इसका मतलब वहां पर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर। ऋणावेश कब आता है, किसी पर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सेम है, बस थोड़ा सा अंदर है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया गैसों में किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होता है, जो आपको बताए दिया। तो ये तो हमारी कुछ नॉर्मल बात थी कि भाई पदार्थों में धारा का चालन है वो किस प्रकार से होता है। अब हमारे को थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करना है कि भाई ठोसों में या फिर धात्विक कोई भी चालक है तो उसमें किस प्रकार से, मतलब धातु चालक है तो उसमें किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन है वो होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धात्विक ठोस में विद्युत धारा का चालन, ठीक है। धात्विक ठोस में विद्युत धारा का चालन किस प्रकार से होता है।
तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक L लंबाई का बेलन है, क्या है, L लंबाई का बेलन है, ठीक है, धातु का बेलन है जिसकी लंबाई कितनी है, L, समझ रहे हो ना। यहाँ पर हमारे पास में एक L लंबाई का क्या है, एक L लंबाई का एक मतलब बेलन है, ठीक है, धातु बेलन है, मतलब जो क्या कर सकता है, विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो हम यहाँ पर चेक करना है कि जब इसके यहाँ पर विद्युत धारा का जब चालन कब होता है कब नहीं होता है। तो एक बात यहाँ पर सोचो कि ये ठोस है, धात्विक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे अगर ये बात कर लो, मान लो कोई आपके पास में इस प्रकार से बेलन है और उसके पास में वो धातु का है, तो क्या उसमें ऐसे ही जैसे पड़ा है ऐसे ही उसमें धारा बहने लग जाती है क्या, नहीं बहती है ना। कब बहती है धारा, जब यहाँ पर कोई एक तार जोड़ जाता है, यहाँ पर आगे तार जोड़ जाता है, तब यहाँ पर क्या बहती है, इसमें से धारा बहती है, ठीक है, तभी बहती है ना। तो इसका मतलब अब ये तार किसके लगाएंगे, ये तार हम किसी बैटरी से लगाएंगे ना, तभी धारा बहेगी ना। तो जब तार नहीं लगाएंगे तब धारा है वो नहीं बहती। क्यों नहीं बहती है धारा, तो उसका कारण है देखो कि जैसे ही मतलब यहाँ पर हम इसके सिरों के मध्य, ये दो सिरे, इन दोनों सिरों के मध्य अगर विभवांतर शून्य है, इसके और इस सिरे के मध्य विभवांतर शून्य है, तो विभवांतर शून्य होगा, तो विभवांतर शून्य मान लो यहाँ पर पहली कंडीशन मान लेते हैं, फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो विभवांतर है वो क्या है, सिरों के मध्य शून्य है, विभवांतर शून्य, सिरों के मध्य, सिरों के मध्य। तो अगर सिरों के मध्य ये और ये इस पॉइंट पर अगर हमारा विभवांतर है वो क्या है, शून्य होगा, मतलब हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, यहाँ पर जितना विभव उतना ही यहाँ पर विभव, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई अगर विभवांतर शून्य होगा तो विद्युत धारा का चालन है वो नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर विभवांतर है, विभवांतर शून्य, मतलब यहाँ पर विभव भी है, यहाँ पर विभव, तभी तो विभवांतर शून्य होगा ना यहाँ पर, ठीक है, जो भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर होगा जब भी विभवांतर शून्य होगा, अब इसके अंदर ऐसे थोड़ी है कि जो ठोस होगा, ठोस के अंदर धात्विक ठोस है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो फिर यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति भी करते रहते हैं भाई, उनको मतलब वायुमंडल से ऊर्जा मिलती है किसी न किसी माध्यम से, तो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, अब यहाँ पर कोई भी विभवांतर शून्य है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन को कोई एक निश्चित दिशा नहीं मिलेगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जलेंगे, जो मर्जी ऐसे जलेंगे। तो कहने का मतलब उनका जो नेट जो मतलब वेग होगा ना, नेट वेग मतलब औसत वेग, नेट मतलब औसत वेग, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। औसत वेग शून्य कैसा होगा, एक चल रहा है ऐसे, एक चल रहा है ऐसे, एक चल रहा है ऊपर, एक चल रहा है नीचे, तो इनका मतलब औसत जब वेग निकालोगे उनका, तब वो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे चल रहा है उसको निरस्त करने वाला ऐसे चल जाएगा, एक ऐसे चल रहा है तो उसको निरस्त करने वाला ऐसे चल जाएगा, मतलब औसत वेग निकालोगे ना तब आपका कितना आएगा, आपके पास में शून्य ही आएगा। तो यहाँ पर जब जो बेलन है, एल लंबाई का बेलन है, उसके सिरों के मध्य विभवांतर शून्य होगा, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में अनियमित रूप से क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है, कोई निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे, क्योंकि उनको निश्चित पद प्राप्त करने वाला कोई है ही नहीं वहां पर, ठीक है भाई। जब तक विभवांतर शून्य होगा तब वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और जब तक कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तब तक वहां पर कोई बल नहीं लगेगा उन पर। भाई विद्युत क्षेत्र के कारण कि नहीं आवश्यक बल लगता है ना, तो यहाँ पर जब तक विभवांतर शून्य तब तक कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न नहीं होगा तब तक इस ऋणावेश पर, इलेक्ट्रॉन पर कोई भी कोई एक निश्चित दिशा में बल नहीं लगेगा, और निश्चित दिशा में बल नहीं लगेगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, वो इधर उधर जो मर्जी जिधर जाएगा उसकी जो अपनी मर्जी उसके अनुसार जाएगा। अब मर्जी के अनुसार जाएगा तो यहाँ पर कुछ की इस प्रकार चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार चले जाएंगे, तो अब जब उनका सबका नेट अगर आप उनका औसत वेग निकालोगे तो वो आपको कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, एक इलेक्ट्रॉन का u2 है, एक इलेक्ट्रॉन का u3 है, ऐसे करते करते उनका औसत निकालोगे तो u एवरेज आएगा, u मतलब हम प्रारंभिक वेग मान रहे हैं यहाँ पर, u एवरेज है वो किसके बराबर होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे ऐसे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, un होंगे, तो उन सब का वेग हमने जोड़ दिया, और u एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनका औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे, इस वजह से उनका जो औसत वेग होगा, पूर्ण वेग है वो शून्य नहीं होगा। देखो तभी तो हमने u1 लिखा है, ठीक है, u1 इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, u2 भी वेग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे लेकिन उनका है वो क्या हो जाएगा, वहां पर औसत वेग शून्य हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल समझो कि मान लो दो मतलब रस्साकसी हो रही है, ठीक है, रस्साकसी में क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से कोई खींच रहा है, इस प्रकार से खींच रहा है, अगर समान बल लग गया दोनों साइड से, दोनों साइड समान बल लग गया तब यहाँ पर जो रस्सी है वो यहीं पर रहेगी ना, तो इसका मतलब रस्सी यहाँ पर है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि रस्सी यहीं पर है, इसका मतलब कोई बल नहीं लग रहा है,
बल तो लग रहा है ना, लेकिन दोनों परिमाण में क्या होगे, दोनों परिमाण में क्या होगे, समान होगे। ठीक है, इस वजह से वहां पर हमने मान लिया बल कितना आपका 0 है। वैसे यहाँ पर वेग, इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं, वेग तो है उनके पास में, लेकिन उनका औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब धात्विक ठोसों में, धात्विक जो ठोस होगा उसके सिरों के मध्य विभवांतर 0 होगा, कोई विभव नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को कोई एक निश्चित पद प्राप्त करने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन करेंगे अनियमित गति, अनियंत्रित गति, और इसी अनियमित या अनियंत्रित गति के कारण उनका जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो अब आगे आपके काम में आएगी। अब ये तो कंडीशन होगी हमारी फर्स्ट कि जब हमने विभवांतर 0 कर रखा था तब हमारा औसत वेग आ गया तो 0, और सीधी सी बात, विभवांतर 0 होगा तो कोई धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। हमें तो पढ़ना है कि धात्विक ठोस में विद्युत धारा का चलन कैसे होता है या किस किस प्रकार से होता है। अब देखो अगली दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जब हमारा क्या होगा, विभवांतर 0 नहीं होगा, मतलब हम उसके सिरों के मध्य क्या लगा देंगे, कुछ ना कुछ क्या लगा देंगे, विभवांतर लगा देंगे। तो जब धात्विक जो ठोस है या धात्विक जो बेलन है आपके, ठीक है, L लंबाई का, उस धात्विक जो बेलन है उसके सिरों के मध्य लगा दिया हमने क्या, एक विभव लगा दिया, इस प्रकार से एक बैटरी लगा दी। तो बैटरी लगाते ही यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा का चलन शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कैसे होगा बताओ। धारा चलन कैसे होता है, धारा का चलन होता है आपका, धारा का चलन होता है प्लस से निकल के कहां पर जाती है, इस प्रकार चलेगी और इस प्रकार से धारा का चलन होगा और यहाँ पर धारा आ जाएगी और इस प्रकार से। अब हमारे को तो देखना है भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किस प्रकार से विद्युत धारा का चलन होता है। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस धात्विक ठोस बेलन के सिरों के मध्य विभवांतर लगाएंगे तो विभवांतर लगाते ही यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड से होगी, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी साइड होगी जिस साइड में धारा की दिशा होती है ना। तो यहाँ पर धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर नहीं होती है क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड से होती है, प्लस से माइनस की ओर नहीं, प्लस से विद्युत क्षेत्र निकलता है और माइनस में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इसका विभव मान लेते हैं V है। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने धात्विक ठोस बेलन के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया तो यहाँ पर इसमें उत्पन्न हो गया एक विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे बताओ। इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, धारा की दिशा में गति करते हैं या धारा की विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा या ऐसे गति करेगा, बताओ मेरे को। आप दो तरीके से याद रखें, एक तो आपको वैसे बता ही दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे, ठीक है। वो तो कोई लॉजिकल बात नहीं थी, हम बात करते हैं लॉजिकली कि किस प्रकार से लॉजिकली है वो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा। आपने पढ़ा है कि जो आपका फोर्स लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश और ऋणावेश पर जो फोर्स लगता है, धनावेश पर जो फोर्स लगता है वो जिस साइड में विद्युत क्षेत्र होता है उसी साइड में वो धनावेश पर फोर्स लगता है। मान लो धनावेश अगर है यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है तो इस पर भी जो बल लगेगा वो इसी दिशा में लगेगा, और ऋणावेश है और विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से तो ऋणावेश पर जो आपका बल लगेगा वो इसके विपरीत दिशा में लगेगा ना। और कैसे लग रहा है यहाँ पर भाई, हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, QE होता है ना। अब यहाँ पर धनावेश है तो मैं प्लस लिखूंगा और यहाँ पर ऋणावेश है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का QE, और माइनस का QE, माइनस कब आता है जब थीटा कितना होता है 180 डिग्री होता है, तभी वहां पर क्या आता है, माइनस आता है ना। थीटा 180 डिग्री का मतलब विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये बातें तो हम पहले भी चैप्टर जो स्थिर विद्युत की उनमें पढ़ चुके हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखते जाना है ताकि आपकी चीजें आसान होती जाए। तो ऋणावेश पर जो आपका बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो इस प्रकार से इस पर क्या लग रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है जो कितना लग रहा है, FE बराबर क्या लग जाएगा, Q की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, E, ठीक है भाई। Q यहाँ पर क्या आवेश है ना यहाँ पर, तो E की जगह मतलब Q की जगह आ जाएगा E। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगा है, इन पर बल लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आ जाती है। क्या आ जाती है कि जैसे यहाँ पर हम विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर गति करते हैं, ठीक है। अब गति करते हैं तो क्या केवल धात्विक ठोस के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी तो रहते हैं, धनावेश भी तो रहते हैं। यहाँ पर धनावेश भी रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है, धनावेश भी रहेंगे, धनावेश के अलावा कोई। अब ये बिल्कुल शुद्ध तो ये धात्विक ठोस है नहीं, यहाँ पर जो धात्विक ठोस होगा उसके अंदर कुछ एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, साथ में कुछ अलग अलग प्रकार से तांबा मिला हो सकता है, सोना भी मिला हो सकता है। तो मतलब कोई एक धात्विक ठोस हमने ऐसे थोड़े बोला बिल्कुल चांदी का ये या बिल्कुल तांबे का, ऐसे थोड़ी बोला हमने, बोला धात्विक ठोस तो उसके अंदर धातु हो सकती है, ठीक है। अब धातु कोई से भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, कुछ और भी परमाणु रहेंगे,
अब यहाँ पर देखो घटना क्या हुई कि जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस धात्विक ठोस बेलन के जो L लंबाई की है उस पर जैसे ही विभवांतर लगाएंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। अब यहाँ पर बात क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ परमाणु रहेंगे धातु ठोस के अंदर, उन परमाणुओं के कारण या उन धनावेशों के कारण वहां पर क्या होगी, टक्कर होगी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी। यहाँ पर ये परमाणु बैठा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए आएगा और ये कहां से टकराएगा, इस परमाणु से टकराएगा। तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कुछ क्षण के लिए जो इलेक्ट्रॉन गति है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और फिर वो क्या करने लग जाएगा, वापस से तीव्र मतलब त्वरित गति करने लगी। त्वरित मतलब त्वरण से, त्वरण क्या होता है, वेग में वृद्धि, ठीक है। त्वरित गति से मतलब स्पीड धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब स्पीड से आ रहा था, स्पीड से आ रहा था, ठीक है, और स्पीड से आ रहा, जैसे यहाँ पर परमाणु आया तो यहाँ पर क्या हुआ, टक्कर हुई, और वो कुछ क्षण के लिए वहां पर क्या हो गया, रुक गया। जैसे मान लो आप दौड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, और सामने दीवार आ गई, तो समझ रहे हो ना आप, ठीक है, एकदम से आप रुक गए। अब मान लो आपको वापस से दीवार तो आ गई लेकिन पास में गेट है, तो फिर आप क्या करोगे, वहां से दौड़ना शुरू करोगे, तो मतलब धीरे धीरे दौड़ोगे तो वेग धीरे धीरे बढ़ेगा ना। ऐसे दौड़िएगा आप पीछे से, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे तो फिर एकदम से स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार होगी, नहीं हुई ना। तो ये बात समझनी है कि हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर विभवांतर लगेंगे, इलेक्ट्रॉन गति प्रारंभ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो वहां पर परमाणु और धनावेश के कारण वहां पर क्या होगा, एक मतलब टक्कर होगी इलेक्ट्रॉन और परमाणु के मध्य। तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वहां पर जो उनका वेग है वो शून्य हो जाएगा, और फिर त्वरित गति इलेक्ट्रॉन करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक परिभाषा आती है हमारी, अनुगमन या अपवावेग। अनुगमन या अपवावेग, उसकी परिभाषा क्या है कि दो उत्तरोत्तर टक्करों, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, कि जब धात्विक ठोस के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का औसत वेग अनुगमन या अपवावेग कहलाता है। अपवावेग कहलाता है। एक और परिभाषा इसकी फटाफट से लिखते हैं, फिर आपको अच्छे समझाएंगे। देखो अथवा करके एक परिभाषा लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में पहुंचने पर औसत वेग की अनुगमन या अपवावेग कहलाता है। अब देखो क्या है अनुगमन या अपवावेग, क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उत्तरोत्तर टकराएं होती है, ठीक है। उत्तरोत्तर टकराएं मतलब क्या हुई, जैसे दो उत्तरोत्तर टकराएं, कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मानो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर एक परमाणु था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से परमाणु से टकराया, टकराने के पश्चात उसने गति प्रारंभ करना शुरू की, गति प्रारंभ शुरू करने की, आगे यहाँ पर क्या आ गया, एक और परमाणु आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से टकराया, टकराने के बाद उसने त्वरित गति प्रारंभ की, और यहाँ से टकराने के पश्चात फिर वो यहाँ पर आके टकराया।
तो यहाँ से यहाँ तक आने पर मतलब पहली टक्कर हुई और उसके बाद में दूसरी टक्कर हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में जो औसत समय लगा है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में औसत समय, उसी को हम क्या कहते हैं, औसत मतलब औसत जो वेग है, मतलब समय क्या औसत वेग जो है यहाँ पर इनके मध्य, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। समझ रहे हो आप क्या रहा है कि पहले टक्कर हुई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की परमाणु से, तो उसका वेग है वो क्या हो गया, क्षणिक समय के लिए क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर त्वरित गति प्रारंभ करना शुरू की। अब यहाँ पर टक्कर करने के पश्चात उसने त्वरित गति प्रारंभ करनी, आगे परमाणु हो गया, यहाँ पर आते ही वो और टक्कर हुई, तो दो उत्तरोत्तर टक्कर, मतलब एक के बाद में दूसरी टक्कर, उसी को उत्तरोत्तर टक्कर बोलते हैं ना। तो एक के बाद में जो दूसरी टक्कर हुई उनके मध्य जो औसत वेग है किसका, इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो पहुंचने पर जो औसत वेग आता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। समझ रहे हो ना आप, भाई पहले टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, बीच में क्या आ गया, परमाणु आ गया, उससे टक्कर हुई, टक्कर होती ही उसका जो वेग है वो एक समय के लिए क्या हो गया, शून्य हो गया। भाई क्षणिक समय के लिए वो रुक गया तो उसका वेग भी क्या हो गया, शून्य हो गया। अब एक टक्कर पहली टक्कर होती है उसका वेग शून्य हो गया। अब पहले टक्कर होने के पश्चात वो अब विभवांतर लगा रहेगा तो वो रुकेगा थोड़ी, वो तो गति करेगा। टक्कर होने के पश्चात फिर से वो गति प्रारंभ करना शुरू करेगा, और गति प्रारंभ करना शुरू करेगा, ठीक है। तो पहले उसका वेग कम होगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, पहले वेग कम होगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ये मान लो यहाँ पर पहली टक्कर थी, परमाणु था, इससे टकराया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर धीरे धीरे उसका वेग बढ़ा, और यहाँ पर आते ही फिर से उसके पास में दूसरा परमाणु उससे टकराया, ठीक है। तो टकराने के पश्चात यहाँ पर वेग कुछ और था, यहाँ पर बढ़ गया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के मध्य जो औसत वेग है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। यहाँ पर औसत वेग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर वेग पहले क्या था, कम था, फिर ज्यादा था, तो हमारे को तो औसत लेना है यहाँ पर कितने वेग से, तो जो औसत वेग आएगा ना उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। तो समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, दो उत्तरोत्तर, पहली टक्कर दूसरी टक्कर, दो उत्तरोत्तर, ठीक है, लगातार होनी चाहिए। तो दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इससे प्रदर्शित किससे करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, वी से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अनुगमन या अपवाह वेग किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान, पहली टक्कर हुई दूसरी टक्कर हुई उनके बीच का औसत वेग, ठीक है, औसत वेग लेगा ना। तो दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य, यहाँ पर ये बात भी लाइन जोड़नी है कि जब धात्विक ठोस के मध्य क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य का जो औसत वेग है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। ये बात तो होगी आपके अनुगमन या अपवाह वेग की। अब एक और परिभाषा आती है आपके पास में, और वो परिभाषा क्या है, वो है श्रांति काल। क्या है, श्रांति काल, इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, श्रांति काल। अब देखो श्रांति काल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य मतलब इस प्रकार से क्या हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गति करते करते क्या हुआ, यहाँ पर एक परमाणु आ गया, उस परमाणु से टकरा गया, टकराते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य हो गया, फिर यहाँ पर एक और परमाणु, अब इलेक्ट्रॉन का शून्य के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर गति प्रारंभ करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा औसत समय है ना, जो उस औसत समय को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर श्रांति काल कहते हैं। देखो औसत वेग होगा उनके मध्य तो अनुगमन वेग हो जाएगा, और औसत समय होगा तो क्या हो जाएगा, श्रांति काल हो जाएगा। और जो श्रांति काल है उसको हम प्रदर्शित करेंगे टो से। किससे प्रदर्शित करेंगे, टो से। जानते हो टो क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। या फिर इसकी परिभाषा और क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा औसत समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। या फिर दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य लगे समय को, जो औसत समय उसी को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। बिल्कुल आसान है, पहली टक्कर दूसरी टक्कर उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य अगर औसत वेग है तो अनुगमन वेग, और औसत समय है तो क्या हो जाएगा, श्रांति काल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुगमन वेग और श्रांति काल। तो इनको आपको अच्छे से वो अध्ययन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि किस प्रकार से धात्विक ठोस में विद्युत धारा का चलन होता है। जब कोई विभवांतर नहीं होता है तो वहां पर कोई भी धारा का चलन नहीं होगा,
औसत वेग उनका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर क्या होगा, जब हम विभवांतर लगा देंगे तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, इसकी वजह से वो गति प्रारंभ करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर कुछ घटना हो जाती है कि जैसे ही गति प्रारंभ शुरू करता है तो वहां पर क्या आ जाते हैं, बीच में परमाणु आ जाते हैं, उन परमाणु से क्या होती है, टक्कर होती है। तो दो टक्करों के मध्य लगा जो औसत वेग है उसको तो हम अनुगमन बोल देंगे, और जो दो टक्करों के मध्य लगा जो औसत समय उसको हम क्या बोल देंगे, श्रांतिकाल बोल देंगे। ठीक है, परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब ये जो अनुगमन वेग है और जो आपकी श्रांतिकाल है उनको कैसे निकालेंगे, मतलब उनको मतलब वीडी का मान कितना होगा और टो का मान कितना होगा, उसके बारे में हम जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। इनको आपको अच्छे से वो क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है।